नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार यह चर्चा की थी कि देश में सामाजिक न्याय, देश में वंचितों के उत्थान को लेकर जो हमने सशक्तिकरण के एजेंडे को कमतर और आरक्षण के एजेंडे को बढ़तर करके दरअसल देश के वंचित वर्गों का हम असल में भला नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ठीक इसी कार्यक्रम के आज दूसरे अंक में हम यह बात करेंगे कि कैसे देश में सामाजिक न्याय का मुद्दा और देश की बृहत्तर बहुसंख्यक वंचित आबादी के सशक्तिकरण का एजेंडा ओझल पड़ा है और कैसे यह विरोधाभासों की स्थिति से गुजर रहा है। दोस्तों, ये कहना होगा कि एक तरफ जहां देश में जो अभिजात वर्ग का जो वंचित तबका है, यानी वह वंचित तबका जो एलीट श्रेणी में शामिल हो चुका है और कहीं न कहीं इस आरक्षण का फ़ायदा वह पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुगालते में ले रहा था कि उसे अभी तक सामाजिक रूप से अभी वो समानता और वह बराबरी की स्थिति नहीं मिली है। यानी कि देश में वंचित तबके के लोग आर्थिक तौर पर तो पिछड़े हैं ही, सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हैं। और यदि वो आर्थिक तौर पे अगर अगड़े हो भी जा रहे हैं तो जब तक वो सामाजिक तौर पे बराबरी की स्थिति नहीं पाते हैं तब तक उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और इस सूरत में जो आरक्षित वर्गों का जो एलीट तबका है वह देश में आरक्षण की नीति का पिछले 75 सालों से लगातार फ़ायदा ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी देश में यह स्थिति आई कि जितने आरक्षित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हों या अभी अभी आरक्षण प्राप्त ओबीसी वर्ग के लोग हों, उनमें कोटा नहीं भरा जा पा रहा है। तो दोस्तों, देश में सामाजिक न्याय को लेकर आज हम यह कहना चाहेंगे कि 3 तरह की स्थिति है। एक तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह अभिजात तबका वंचितों का लगातार आरक्षण के फायदों को खुद लिए जा रहा है और देश में बहुसंख्यक वंचित आबादी के सामाजिक उपेक्षा और उनकी पिछड़ेपन का लगातार उलाहना देता आ रहा है। दूसरी तरफ इन वंचित वर्गों में ऐसे अनेकानेक योग्य लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से उन्हें आरक्षित सीटों में आने से वंचित किया जा रहा है और जिसका नतीजा ये देखने को मिलता है कि इस स्वर्ण परस्ती निजाम में कहीं न कहीं कोटे की सीटों को भरने को लेकर के तमाम बहाने लगा दिए जाते हैं और हर साल कोटा पूरी तरह से नहीं भरा जा पा रहा है। केवल उन लोगों से कोटा भरा जाता है जिनके पुरखे वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे थे, जिनके माँ बाप क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारी थे और उनके बच्चे उसकी सारी डूज एंड डोंट्स की जानकारी लेकर के कोटे की सीटों का फ़ायदा लेकर लाभान्वित हो जाते हैं। लेकिन असंख्य वंचित वर्ग के योग्य लोग जो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई ना कोई उनमें कोई ना कोई लेकिन लग जाता है और उन्हें वो अवसर नहीं प्राप्त होता और सरकारों के द्वारा यह कह दिया जाता है कि कोटे की सीटें नहीं भरी गई हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आरक्षित वर्ग के लोग जो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 2 के निचले स्तर पर हैं, उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण देकर क्लास 1 और क्लास 2 सीनियर पदों पर आरक्षित कोटे की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज़ किया और बहुत से ऐसे सामाजिक विज्ञानियों का भी यह मानना है कि आरक्षण का दरअसल फ़ायदा अगर वास्तविक लक्षित लोगों तक नहीं पहुंचता है तो फिर आरक्षण की नीति का कोई मायने नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि देश की इस बहुसंख्यक 70 से 75 करोड़ वंचित आबादी का अगर हम असल में उत्थान चाहते हैं, अगर हम असल में उनका समयबद्ध उनकी तरक्की चाहते हैं तो हमें उनके आरक्षण के बजाय सशक्तिकरण के एजेंडे को ज़्यादा बलवती बनाना होगा, ज़्यादा सरकारों की कार्यसूची में प्राथमिकता देना होगा। हमें कहीं ना कहीं आरक्षण और सामाजिक न्याय के होने वाले विमर्शों में और उसके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आरक्षण के बजाय सशक्तिकरण को ज़्यादा महत्व देना होगा। दोस्तों, देश में गैर बराबरी है, देश में सामाजिक आर्थिक असमानता है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया
किया है हम व्यापक रूप से नहीं लेते। हमें ये कहना पड़ेगा कि भारत में कास्ट ही क्लास है और उसी के हिसाब से यह सोशल पिरामिड बना हुआ है जो समाज के सबसे ऊंचले पायदान पर स्थित है। कहीं ना कहीं वो समाज की ऊंची जातियां हैं और समाज के जो सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं वह कहीं ना कहीं समाज की सबसे निचली जातियां हैं। तो यह बात सही है कि भारत में कास्ट एक ट्रुथ है, लेकिन उस कास्ट का जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, जब हम उनकी तरक्की, उनके प्रोत्साहन और उनके उत्थान को लेकर जब हम एक बृहत स्तर पर एक वैज्ञानिक नज़रिए से सोचते हैं तो हमें लगता है कि आरक्षण की चली आ रही नीति जो एक पॉलिटिकल हॉट केक तो ज़रूर है, जो कहीं ना कहीं आरक्षण के बहाने वंचित वर्गों को एक तरह से एकजुट जरूर कर देता है, उनमें एक राजनीतिक एड्रेनलिन भर देता है कि वो हजारों साल से उपेक्षा का शिकार हैं और आरक्षण की नीति चालू रहने से उनकी उपेक्षा जो है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, कहना होगा कि जब तक हम उन वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाते तब तक हम जमीनों के वितरण में, पक्के मकानों की उपलब्धता में, उनके प्रति व्यक्ति उपभोग में, शहरों में रहने वाली आबादी में, संगठित क्षेत्र में उनकी मौजूदा हिस्सेदारी में, पब्लिक और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों में उनके अनुपात में, मल्टीनेशनल सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों की आबादी में उनकी हिस्सेदारी, महानगरों में रहने वाले, यानी कि जो आधुनिक जनजीवन के वो तमाम जो पैमाने हैं, तमाम उनके जो सूचकांक बने हुए हैं, यदि हम उसमें वंचित तबके को आगे ले आना चाहते हैं तो हमें कोई वेटिंग गेम नहीं खेलना होगा। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना होगा कि तरक्की होगी तो रिसर्च कर पॉवर्टी दूर करने के ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए रिसर्च कर उनमें भी विकास का जो है उनकी बूंदें उनके पास जाएंगी और तब वो प्रगति की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम सचमुच पिछड़े वर्गों का उत्थान चाहते हैं तो हमें सशक्तिकरण के एजेंडे को एक व्यापक अमली जामा पहनाना होगा। अगर बात हम केवल आरक्षण के वर्ग के लक्षित समूहों की, नौनिहालों और युवाओं की बात करें तो उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग का कार्यक्रम चलाना होगा, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्रावास का प्रबंध करना होगा, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप का प्रबंध करना होगा और उन्हें एम्पावरमेंट करने के वो तरीके जो उन्हें बुनियादी तौर पे उन्हें मजबूत बनाते हों, जो उन्हें आरक्षण की वैसाखी थामने के लिए बाध्य नहीं करते हों। जब हमने पहले कार्यक्रम में कहा कि वंचित वर्ग के लोगों में भी ऐसे मेधावी छात्रों की तादाद है जो आईआईटी के प्राथमिक परीक्षा जेईई मेंस में वो 99.8% तक मार्क्स ले आता है, तो हम बाकी वंचित वर्ग के छात्रों के लिए क्यों नहीं सशक्तिकरण के एजेंडे को इतना बलवती करते हैं जिससे कि वह अपने आप इस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, जिससे कि वो अपने आप इन तमाम सुविधाओं से जो है लैस हो जाएं। जब हम क्लास 1 एम्प्लॉई जो कई पीढ़ियों से जो है लगातार आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनमें जब स्वतः स्फूर्त तरीके से विकास के मेन स्ट्रीम में शामिल होने की सलाहियत आ जाती है तो 90% वंचित तबकों में, यदि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो उनकी 75% आबादी और पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनकी 50% आबादी जो ऐसे पायदान पर स्थित है जिन्हें उन्हें आरक्षण की अगर 75% भी कोटे दिए जाएं तो उसमें वह आने को लेकर के एक तरह से योग्य नहीं बनती। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एक तरह से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो आरक्षण की नीति का फ़ायदा उठा लें। जब हम बात दोस्तों सशक्तिकरण की करते हैं तो हमें देश के तमाम मंत्रालयों, देश के तमाम सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के ऐसे माहौल को एक तरह से हमें सृजित करना होगा जिसमें वंचित तबके के लिए हर तरह के अवसर उपलब्ध हों, चाहे उन्हें बैंकों से लोन देना हो, चाहे उन्हें पक्के मकान देना हो, चाहे उन्हें बिजली का कनेक्शन देना हो, चाहे उनके इलाके में स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थापित करना हो, चाहे उन्हें बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को शहरों में, महानगरों में, मल्टीनेशनल जॉब में, क्लास 1 और क्लास 2 के जॉब में, संगठित क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर के हम बात करें। दोस्तों, जब इस देश में आज तक मैला ढोने की प्रथा, आजकल जो है मैनुअल तरीके से लैट्रिन के होल में, उस लैट्रिन के टंकी में घुसने को लेकर के आज तक हम नहीं रोक पाए, आज तक उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर पाए। जब ये घटना घटती है तो सरकारें आंसू का रोना रोती हैं कि हम जो है
उन सफाई करने वाले कर्मचारियों को तुरंत इतना मुआवजा देंगे, आगे से उनके उसमें मैनुअली प्रवेश करने को निषिद्ध ठहराएंगे, उसमें मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज भी ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, इस देश में जो दलित वर्ग में भी जो एलीट तबका है वह बड़े सम्मान, मान और बड़े पद की ख्वाहिशें रखता है, लेकिन उसी दलित में ऐसा तबका है जो आज भी मैन होल में मैनुअली घुसता है और उसकी मौत हो जाती है। हम 1-2 दिन आंसू बहाकर उन्हें मुआवजा देकर इस बात को इतिश्री कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें देश में आरक्षण के बजाय सशक्तिकरण के एजेंडे को एक बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डालना होगा और ये तय करना होगा कि देश में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सभी कार्यक्रमों, सभी योजनाओं, सभी परिस्थितियों और सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सरकार के वो तमाम जो सेफ्टी नेट हैं, उसमें वंचित वर्गों को स्वमेव तरीके से, स्वतः स्फूर्त तरीके से वो स्थान मिले और सरकार के तमाम कार्यक्रमों का उन्हें सीधे सीधे फ़ायदा मिले। सरकारें भी हर साल ये लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें इतनी लाख और इतनी करोड़ आबादी को इन परिस्थितियों से हमें मुक्त करके देश के विकास के मेनस्ट्रीम में शामिल करना है। दोस्तों, यह दलित और वंचित वर्ग के नेतृत्व के सामने यह एक बहुत बड़ा पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग है। उनमें नज़रिए की कमी है, उनमें विजन की कमी है कि वह बार बार आरक्षण के जुमले को ले आकर के देश में सशक्तिकरण के एजेंडे को कमज़ोर करते हैं और वो सरकारों पर इस बात का पुरजोर और दबाव नहीं डालते कि देश में हर साल वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के एजेंडे को लेकर के हर साल समीक्षा होगी, उनके आंकड़ों का एक तरह से पूरे तरीके से उस पर गौर किया जाएगा और इस बात की समीक्षा होगी कि हम इसमें कितने सफल हुए और कितने विफल हुए और अगले 5, 10, 15 या 20 सालों में हम देश में वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में उन्हें शामिल कर इस गैर बराबरी को हमेशा के लिए दूर करें। हम इस असमानता को हमेशा के लिए दूर करें और हमें इस बात के लिए 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि देश में एक बराबर रोजगार नीति, देश में एक समान श्रम नीति और देश में एक समान शिक्षा नीति और देश में एक समान स्वास्थ्य नीति मुहैया कराना होगा। ये तीनों और चारों कारक मानव विकास के ऐसे बिंदु हैं जो कम से कम नए तरीके से देश में असमानता के सृजन को रोकने का काम करेंगे। जो पहले से अलग अलग परिवारों में जन्म ले चुके हैं, उनकी असमानता को हम दूर नहीं कर सकते। हम किसी के माँ बाप नहीं बदल सकते और किसी के बच्चे नहीं बदल सकते, लेकिन जो माँ बाप और जिनके बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं उन्हें कम से कम हम एक बराबर अवसर देंगे, एक समान शिक्षा नीति के जरिए, एक समान रोजगार नीति के जरिए और एक समान श्रम नीति के जरिए, तो देश में असमानता का खात्मा होगा और आने वाले दौर का जो समाज होगा वह एक समता मूलक समाज होगा, वह एक योग्यता मूलक समाज होगा, वह एक सशक्तिकरण मूलक समाज होगा। हम कमजोरों के हमेशा सशक्तिकरण की बात करें। हम केवल जो कमज़ोर हैं, यानी जो बिल्कुल बीमार हैं, निरीह हैं, जो पंगु हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए आरक्षण की बात जरूर करें, लेकिन जो लोग जिन्हें हम सशक्त बना सकते हैं, जिन्हें मजबूत बना सकते हैं, जिन्हें तमाम सुविधाओं के जरिए हम उनके अंग प्रत्यंग को और उनके मन मस्तिष्क को मजबूत, प्रखर और उज्जवल बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें सशक्तिकरण के एजेंडे को आगे ले जाना होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी समाज के सुलगते सवाल और बिलखते बवाल तथा राष्ट्र की प्रगति और तमाम क्षेत्रों में आगे की सोच को लेकर हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।